हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग शेखर एक जीवनी उपन्यास को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज की क्लास में इस उपन्यास की भूमिका, प्रवेश और इस उपन्यास के पात्रों को देखेंगे। इस उपन्यास को हम लोग 3 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास को हम लोग 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहली क्लास में भूमिका, प्रवेश और पात्र को देखेंगे। दूसरी क्लास में हम लोग इसके 2 खंडों को कंप्लीट करेंगे, यानी कि उषा और ईश्वर और बीज और अंकुर। फिर तीसरी क्लास में हम लोग इसके 2 खंडों को कंप्लीट करेंगे, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। इस तरीके से 3 क्लासों में हमारा ये उपन्यास जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था और कहीं कहीं आपको इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1941 भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों ही प्रकाशन वर्ष बिल्कुल सही हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। इस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है ये 2 भागों में विभाजित उपन्यास है, जिसमें इसका जो भाग 1 है उत्थान, उसका प्रकाशन 1940 या 1941 में हुआ था, और दूसरा भाग है इसका संघर्ष, इसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। दोनों ही भागों में 4-4 खंड हैं, जिसमें इसका पहला भाग जो है उत्थान, ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इसमें भाग 1 में भूमिका के अलावा प्रवेश भी दिया हुआ है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा इसके 4 खंडों के नाम हैं उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ये जो 4 खंड हैं इस उपन्यास के, ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसको इसी क्रम में याद रखेंगे। दूसरे भाग के खंड हैं पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियां और गुंझर। तो इस तरीके से दोनों ही भागों में 4-4 खंड हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है, इसमें शेखर के 20 वर्ष तक के जीवन का वर्णन जो है वो किया गया है, जिसका जो पहला भाग है यानी उत्थान में 15 वर्ष तक के जीवन का, शेखर के 15 वर्ष तक के जीवन का वर्णन किया गया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये आयु जरूर याद रखेंगे। फिर इस उपन्यास के संबंध में इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। यह हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह उपन्यास फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। जिस प्रकार से आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ी होंगी तो उसने कहा था कहानी जो है वो फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी है, उसी तरीके से ये उपन्यास भी फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। क्योंकि जो शेखर होता है वो अपनी पुरानी बातों को याद करके इस उपन्यास में पुरानी बातों को याद करता है। तो ये फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास पर रोमा रोला की जॉ क्रिस्टॉफ का प्रभाव है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे इस उपन्यास के संबंध में, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब शेखर एक जीवनी की जो रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनके संबंध में कुछ हम लोग इनकी जन्म, मृत्यु और इनकी कुछ कृतियों को देख लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान में हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख पर घर पर ही हुई। संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बंगला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय रखा, पर क्रांतिकारी गतिविधि में हिस्सा लेने के कारण इनकी पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं हो सकी। फिर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया है। 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में ये रहे। 1936 से 1937 में इन्होंने सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में ये रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका इन्होंने निकाली है और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं की, दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक, नव भारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वॉक और एवरीमैन्स जैसी पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। फिर 1980 में इन्होंने वत्सल निधि की स्थापना की है। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये सारे काव्य संग्रह हैं इनके। अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार,
कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। इन काव्य संग्रहों की कविताएं जो हैं वो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई हैं। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, प्रियजन, डेज एंड अदर पोयम्स, ये कविता संग्रह है। विपथिका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये सारे ही कहानी संग्रह हैं। शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। नदी के दीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास। शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन 1940, नदी के दीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। तो ये तीन ही इनके उपन्यास हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। सब रंग, जिसमें से अरे यायावर रहेगा याद यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, ये यात्रा वृत्तांत। सब रंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल, ये निबंध संग्रह है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अद्यतन, ये आलोचनाएं हैं। स्मृति लेखा, ये संस्मरण है। भवंती, अंतरा, शाश्वती, डायरियां हैं ये। संवत्सर, ये विचार गद्य है। उत्तर प्रियदर्शी, ये नाटक है एक। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सार सप्तक, ये इनके संपादित ग्रंथ हैं। इसके साथ इन्होंने और ही कई पुस्तकों का संपादन किया है। इन्हें 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और 1979 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों ही काव्य संग्रहों की कविताएं जो है अपने सिलेबस में लगी हुई हैं, यानी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं। तो ये प्रश्न जो है ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि आंगन में पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है और कितनी नावों में कितनी बार कविता के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला है। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 में हुई, यानी इनका जन्म 1911, मृत्यु 1987। अब शेखर एक जीवनी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके पात्रों को देखेंगे। शेखर एक जीवनी भाग 1, इसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञेय की जीवनी मानते हैं। अज्ञेय स्वयं इस बात से इंकार करते हैं इस उपन्यास को, यानी कि जब आप लोग इस उपन्यास की भूमिका को पढ़ेंगे तो वहां पर अज्ञेय ने बताया है कि ये मेरी जीवनी नहीं है। उन्होंने साफ तौर से इंकार किया है कि ये मेरी जीवनी नहीं है, हालांकि पाठक इसे मेरी ही जीवनी कहेंगे। ये जब हम लोग इसकी भूमिका पढ़ेंगे तो वहां पर अज्ञेय जी कहते भी हैं कि जो पाठक है वो इसे मेरी जीवनी समझ रहे हैं, लेकिन ये मेरी जीवनी नहीं है। कुछ विद्वान जो है वो इसको अज्ञेय की ही जीवनी मानते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय की कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, यानी शेखर जो है उसके मन में अनेक तरीके के विचार आते हैं, अनेक तरीके की समस्याएं आती हैं, जिसको वो घर वालों से कभी कभी घर वालों से पूछ लेता है। वैसे ज्यादातर वो खुद ही उनको उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करता है। कभी कभी वो अपने घर वाले से पूछता है तो उसके घर वाले जो है वो उसको छोटा समझ के उसको कह देते कि जाओ तुम खेलो जाके, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब। तो वो उसको बताते नहीं है ठीक तरीके से, तो वो खुद ही से उन समस्याओं और विचारों के बंधन में पड़ा रहता है। परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति की स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संपूर्ण यात्रा है, संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है इस उपन्यास में। इस उपन्यास में अगर मैं आप लोगों को मूल भाव बताऊं तो इस उपन्यास में जो शेखर है उसके जन्म से लेकर के 15 वर्ष तक की कहानी इस उपन्यास में दी गई है।
तो एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद में जब वो बड़ा होता है उसके उसके दिमाग में किस तरीके के विचार आते हैं, किस तरीके की समस्याएं उसके सामने आती हैं, और जब वो समस्याएं उसको समझ में नहीं आती हैं और जब वो बड़ों से पूछता है तो वो भी उसको कुछ भी नहीं बताते हैं, तो किस तरीके से वो खुद से ही उन समस्याओं को सुलझाता है। कुछ सुलझती है, कुछ अनसुलझी समस्याएं उसके दिमाग में रह जाती हैं। तो यही सारी चीजें इस उपन्यास में लेखक ने रखी है। तो ये उपन्यास जो 4 खंडों में विभक्त है, ये हम लोग पीछे देख आए हैं। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। इनका क्रम आप लोग जरूर याद रखेंगे। इस उपन्यास से बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिससे आप लोगों को ये उपन्यास में क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये इनके उपन्यास हम लोग पीछे देख आए हैं। अब हम लोग शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्रों को देख लेते हैं। इसके उपन्यास के पात्र हैं शेखर, जो कि इसका नायक है, और इसमें इसके जन्म से लेकर के तक की कहानी जो है इसमें बताई गई है। हरिदत्त शेखर के पिता, ये अनुशासन प्रिय हैं। सरस्वती शेखर की बहन और उसकी गुरु, ये शेखर से 5 वर्ष बड़ी है। शेखर के 6 भाई बहन, सरस्वती, ईश्वर दत्त, प्रभु दत्त, रवि दत्त, चंद्र और कमला। और अगर शेखर को मिला के देखा जाए तो जो हरिदत्त हैं उनकी 7 संतानें हैं, यानी 7 बच्चे हैं, जिसमें जो शेखर है वो चौथे नंबर का लड़का है। तो ये आप लोग याद रखें, कुछ इससे पेपर में पूछा जा सकता है। तो 6 भाई बहन है, सॉरी शेखर, अगर शेखर को मिला दिया जाए तो 7। शारदा मद्रासी परिवार की लड़की, ये वीणा बजाती है। शशि शेखर की मौसेरी बहन, विद्यावती शशि की मां, शेखर की मौसेरी बहन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, शेखर का जो नाम है इस उपन्यास में वो बुद्ध देव उसके माता पिता ने रखा है, लेकिन ये जो विद्यावती होती यानी शशि की मां, ये इसका नाम चंद्रशेखर रखती है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए कि चंद्रशेखर, इनका नाम, शेखर का नाम चंद्रशेखर कौन रखता है, तो विद्यावती इसका नाम रखती है चंद्रशेखर। बाद में सब लोग फिर शेखर को चंद्रशेखर यानी शेखर जो है वो कहने लगते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। देवनाथ शशि के पिता, फूला छोटी जात की लड़की, विधवा की बेटी, शेखर के साथ ये खेलती है। और जब शेखर के घर वाले जो हैं इसको डांट देते हैं कि तुम उसके साथ, उस लड़की के साथ नहीं खेलोगे, तो फिर ये अब इसके मन में विचार उठने लगते हैं कि क्यों उसके साथ नहीं खेलना। फिर अंततः ये फूला के साथ नहीं खेलने लगता है। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की, इसकी मृत्यु भी हो जाती है। प्रतिभा, इसका पूरा नाम दिया हुआ मिस प्रतिभा लाल, शेखर को जंगल में मिली एक लड़की। मिस्टर लाल प्रतिभा के पिता, इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर हैं ये। गणेशी जाति का डोम, शेखर के यहाँ कुली का काम करता है। अत्ती, शेखर के घर काम करने वाली लड़की, इसकी उम्र 20 वर्ष है। जीनिया, शेखर के यहाँ काम करने वाली है ये भी। सुमित्री, शेखर के घर के पड़ोस की लड़की, थोड़ी पागल, आंखें इसकी भैंगी। कुमार, शेखर के हॉस्टल का मित्र, इसकी उम्र 16 वर्ष दी हुई है इस उपन्यास में। जॉन गैस, शेखर के मास्टर, ये अमेरिकन है, इसको शेखर जो है वो मिस्टर गैस कहता है चिढ़ाने के लिए। सदाशिव, राघवन और देवदास, ये अछूत हॉस्टल के लड़के हैं और शेखर के मित्र भी हैं। यानी कि शेखर जो होता है इसमें ऐसा दिखाया गया, शेखर जो है पहले रहने के लिए एक ब्राह्मण हॉस्टल होता है जहां पर सिर्फ ब्राह्मण ही लड़के होते हैं, वहां जाता है तो वहां पर उसको लोग परेशान करते हैं। तो फिर ये
एक अछूत हॉस्टल में चला जाता है, तो वहां ये इसके सब मित्र बनते हैं। और यही तीनों जो हैं वो एंटीगोनम क्लब के सदस्य भी हैं। ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है, एंटीगोनम क्लब के सदस्य भी हैं ये, जो कि इन लोगों ने मिलकर, शेखर ने मिलकर अछूतों के उद्धार के लिए बनाया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि एंटीगोनम क्लब के सदस्य जो हैं वो सदाशिव, राघवन और देवदास हैं। शेखर की मां कृष्णमूर्ति शाम्ब शिव, ये शेखर क्या का शिष्य है शाम्ब शिव। तो इतने जो पात्र हैं ये इस उपन्यास में आते हैं। हम लोगों ने सारे पात्रों को देख लिया। अब हम लोग जो है इस उपन्यास की भूमिका को पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इस उपन्यास को लेखक ने किसको समर्पित किया है, तो उन सबको जिनके कारण शेखर का निर्माण हुआ, और जो मैं प्रार्थना करता हूं इसे कभी नहीं पढ़ेंगे। तो एक तो उन लोगों को जिनके कारण शेखर का निर्माण हुआ है उनको, और दूसरा उनको जो मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे कभी नहीं पढ़ेंगे। ये है इसकी भूमिका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। इसको हम लोग पूरी लाइन बाय लाइन पूरी भूमिका पढ़ेंगे। 3-4 पेज की भूमिका है ये। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि वेदना में, वेदना जो होती है, वेदना पीड़ा, उसमें एक प्रकार की शक्ति होती है जो आपको जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की एक प्रेरणा देती है, एक नई तो आपको दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। तो लेखक को शेखर एक जीवनी लिखने में कितना समय लगा? 10 वर्ष उनको लगे इस जीवनी को लिखने में। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। यानी एक रात में ही घनीभूत वेदना, यानी इतनी घनी वेदना का केवल एक रात में जो भी उन्होंने विजन देखा, यानी जो भी उन्होंने देखा उसको शब्दबद्ध करने का प्रयत्न जो है वो शेखर एक जीवनी में किया गया है। आप इसे शेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला, नहीं। आप मेरे एक शब्द को फिर से ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। यानी उस रात इन्होंने जो भी घनी वेदना, पीड़ा, जो भी इन्होंने अनुभव किया, उस सब को इन्होंने शेखर एक जीवनी में शब्दबद्ध कर दिया है। संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता, ना उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उसका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूं कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत, फिर कहा सुनी और थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इति शीघ्र होने वाली है, यानी मेरी मृत्यु जो है वो होने वाली है। तो वह रात जो है उनको इस तरीके शेखर को या लेखक को प्राप्त हुई। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता हूँ, ये इसकी पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट है। ना अब समझता हूँ, नहीं यानी कि मैं अपने को नहीं समझता था, ना अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपने मन स्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भवितव्य मेरे सामने है। यानी उस रात को इस तरीके की परिस्थितियां बन गई कि लेखक को लगा कि उनको फांसी ही हो जाएगी, उनका जो जीवन है वो इतना ही था। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है, यानी जो घोर पीड़ा और जो यातना होती है वो व्यक्ति को एक सूक्ष्म दृष्टि जो है वो देती है जीवन को देखने के लिए। ये ऊपर ही हम लोग ने देखा था।
यहाँ यह भी कहूं कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार कर देती है। मेरी स्थिति मानो भावानुभावों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मोल क्या, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए। इस जिज्ञासे के अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा, एक निजी और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में। और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ सुलझ कर मेरे हाथ में आने लगे। तो लेखक जो कह रहे हैं, जब उनको उस दिन जो पुलिस है वो उठा करके जेल ले गई और बातचीत के बाद कुछ उनके साथ मारपीट भी हुई, तो उसके बाद लेखक जो है वो सोचने लगी कि किस तरीके से, या लेखक या शेखर आप कह सकते हैं, कि वो जो रात है वो उनके साथ उस रात में इतना सारा उनके साथ क्यों हुआ, क्या उसके तार जीवन पिछले जीवन से जुड़े हुए हैं, यानी उनके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जिससे वो जो दिन है वो उनको, या वो रात जो है वो उनको देखने को मिली है। किसी तरीके से ये सारे जो सूत्र हैं ये खुल करके हाथ में आने लगे। पांव फटने तक सारा चित्र बदल गया, यानी सब कुछ उनको समझ में आ गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी थक कर, किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोता रहा। यही उस रात के बारे में कह सकता हूं। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, यानी कि पहले लाहौर में थे, फिर लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिनों में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। तो इन्होंने कहाँ लिखा है इस उपन्यास को? अमृतसर जेल में इसको लिखा है। पेंसिल से लिखे हुए 300 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है, यानी 4-5 दिन लगाकर 300 पन्ने जो है उन्होंने लिख डाले हैं। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर देने में लगाया, यानी उसको व्यवस्थित करने में 9-1 वर्ष लग गए। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए वैसी ही तीव्रता, इंटेंसिटी केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना उससे उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। तो कुल कितना समय लगा इस जीवनी को लिखने में? कुल 10 वर्ष लगे हैं, जिसमें ये जो शेखर एक जीवनी की नींव है वो 4-5 दिन में ही तैयार हो गई थी। 9 वर्ष जो है उसको प्राण दीप्ति देने में, यानी कोई पुस्तक का आकार देने में लगे हैं लेखक को। यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा तो आप पाएंगे कि एक अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी एक कठोर नियति रहती है। यानी किसी भी क्रांतिकारी के पीछे कोई ना कोई घटना तो होती है उसके क्रांतिकारी बनने में, जो उसको क्रांतिकारी बनने के लिए मजबूर करती है। क्रांतिकारी अंतोदगत्वा यानी अंततः एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला पूरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें वह गीता के कर्म योग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि यह कर्ता को निरानिमित्त नहीं बना देता। यदि यूं कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल निर्यात की स्वीकृति ना होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्य कारण परंपरा पर गहरा यद्यपि अस्पष्ट विश्वास होता है, तो सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी होते हैं, यानी जिस प्रकार के क्रांतिकारियों को नियतिवादी होते हैं, क्रांतिकारी जो है नियतिवादी होते हैं, उसी प्रकार से आज के वैज्ञानिक भी नियतिवादी होते हैं। तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने, यानी शेखर ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्रों को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है। यह भी एक मार्ग है, लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता उसके लिए जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। इसलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं की भी जांच कर रहा है। बाल्यकाल का अध्ययन
स्वयं अपना महत्व रखता है और विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण किया है, लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती। यानी कि जब आप लोग उपन्यास को पढ़ेंगे तो शेखर के साथ उस तरह की घटनाएं होती हैं जो हमारे साथ भी हो सकती हैं और लोगों के साथ भी होती होंगी उस तरह की घटनाएं, लेकिन क्या होता है कि सब लोग उन घटनाओं पर ध्यान नहीं देते इतना जितना कि इस उपन्यास में उन्हीं घटनाओं को उभारा गया है। वह तो तब मिलती है जब किसी घटना की चोट से जीवन दीप्त उठता है, यानी जो ज्यादा कठिन घटना होती है, या तब जब यातना की तीव्रता से व्यक्ति ही सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। यानी जो कठोर घटना होती है जिससे जीवन को या आपको कोई सीख मिलती है, वही घटना जो है वो याद रहती है। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है। दीनता इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है। उसका हेतुवाद करुण और दयनीय जान पड़ने लगता है। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूं कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूं, दर्शन। तो ये पंक्तियां इसकी जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है, क्या यह जीवन आत्मजीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो अज्ञे जी हैं वो बता रहे हैं कि जो जीवनी है या उपन्यास है ये उनके बारे में नहीं है, बल्कि शायद ये पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्व धारणा बनाकर चलेगा कि ये जो उपन्यास है ये अज्ञे जी के जीवन पर ही आधारित है। ये पाठक जो है पूर्व धारणा जो है वो पूर्व धारणा बनाकर ही चलेगा। हिंदी में जहां प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहां वीओ की कविता इतनी भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उससे अमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है, वहां यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर जो एक केवल जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपनी मुंह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है कि 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में कि शेखर एक जीवनी की भूमिका में अज्ञे की किस कविता का जिक्र जो है वो किया गया है, तो द्वितीय कविता का जिक्र इस उपन्यास में किया गया है। द्वितीय छपी थी तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना पत्र लिखे थे, और एक ने तो यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी अनुभूति है, सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी यद्यपि कुछ मजाक में पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से यह झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह किए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते हुए खेद है कि यह कहते हुए उनको खेद हुए, किंतु बात सच है कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित आत्मानुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है। आत्मघटित का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते हैं या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य के सहारे दूसरे की घटित में प्रवेश कर सकना और वैसा करते समय अल्प घटित की पूर्व धारणा और संस्कारों को स्थापित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति में, मैं फिर कहता हूं कि आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है यदि हम में सामर्थ्य है कि हम उसके प्रति खुले रह सकें। यानी कि कवि जो है वो कहते हैं कि आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं होता, यानी कि जो आपके साथ घटित होता है वही आत्मानुभूति नहीं होता, बल्कि आत्मानुभूति वो भी हो सकता है जो दूसरे के साथ घटित हो रहा है। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर आप उसको महसूस करेंगे और उसके प्रति
अपनी धारणा जो है वो उसमें नहीं डालेंगे, तो वो आत्मानुभूत भी हो सकता है, जो दूसरे के साथ घटित होता है वो भी। को परकीय, सेकेंड हैंड, अतएव घटिया और असत्य कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए टीएस इलियट की उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा, जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है। यहाँ पर टीएस इलियट की पंक्ति दी हुई है, देयर इज ऑलवेज अ सेपरेशन बिटवीन द मैन हु सफर्स एंड द आर्टिस्ट हु क्रिएट्स, एंड द ग्रेटर द आर्टिस्ट द ग्रेटर द सेपरेशन। यानी कि भोगने वाली प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है। यानी भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना भारी यह अंतर होता है दोनों के बीच। ये टीएस इलियट की पंक्ति है। लेकिन यह एक लंबा विषयांतर हो गया है, और मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट की कथनानुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सका हूं। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है, तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है, और यह अभिसिंचन ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंतोदगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक हैं, अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो प्रक्षेपण है। अपने स्यात की कहानी है। शेखर, अब यहां से ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श जिसकी महानता में मैं मानता हूं। मेरापन कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श मुझसे नहीं निभ सका है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। ये पंक्ति पेपर में इस बार पूछी गई थी कि ये पंक्ति किसकी है। यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है, इतना और ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सके। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है। उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है कि वह मेरी और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूं कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थितियों में और दूसरे ढंग से और शायद दूसरे अधिक सामर्थ्य हाथों से, यानी किसी दूसरे ने लिखा होता, दूसरे ढंग से हुआ होता, तो इसकी भूमिका की आवश्यकता न रहती। यानी दूसरा कोई लिखता अगर इस उपन्यास को, तो इसकी भूमिका लिखने की उसको आवश्यकता ना पड़ती, और ना ही इसकी संपूर्ण उपेक्षा करते हुए पाठक के यह कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की तो बात ही क्या, स्थान भी लेखक के देशाटन की परिचर्या से मेल खाते हैं। यानी कि इसमें जो स्थान है वो लेखक की जहां जहां इन्होंने भ्रमण किया उसकी परिचर्या से मेल खाते हैं। यद्यपि यह कहने के लिए लेखक को मेरे संबंध में विशेष रूप से जानकार होना पड़ता है। इस अंतिम साम्य के बारे में एक बात कह दूं कि शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन और अनुभूति क्षेत्र से अलग हो चला है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा है। एक पात्र के दृष्टा के लिए कहना है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों की कठपुतली न रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं। ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिनकी रुचि हो वे पिराडेलो की साक्षी ले सकते हैं। फिर आगे है, जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और उसे पाठक किस रोशनी में देखे, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वह मैं कर चुका, लेकिन शायद इसके बारे में कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक ही भाग पहुंचेगा, दो भाग बाकी रह जाएंगे। यानी यहाँ पर जो अज्ञे जी हैं वो बता रहे हैं कि शेखर एक जीवनी जो है वो 3 भागों में विभक्त है। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे हुए होकर भी अलग अलग प्रायः संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा ना भी होता तब भी उन्हें अलग अलग छापा जा सकता था। ऐसा होने पर विशेष सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया।
ये एक को ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूंगी। यानी कि जो एक उपन्यास का पहला भाग ही पढ़कर आगे कहानी नहीं पढ़ना चाहते और उसी में अपनी राय बना लेते हैं, तो कवि जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूंगा उन पाठकों से। किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग ये क्या पढ़ें, ये क्यों पढ़ें, या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनाकर चले, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक ना होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अभिप्राय की यदि उतना दम्भ कर सकूं तो कहूं कि संदेश की दृष्टि से शेखर के तीनों भाग में एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और शक्त बटे हुए सूत का एक रंग ताना धारण करता है और सहता है, उसी तरह जीवन के तीन भागों को रंगीन गाथा मेरे अभिप्रेत, मेरे कथ्य का एक तंतु है जो एक है, अविभाज्य है, मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को पढ़ते हुए मैंने कथा वस्तु गढ़ने का यत्न किया है, इसलिए वह चाहे कैसी भी हो उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता हूं, पर इतना कहूंगा कि यदि आप निर्णेता होने का हौसला करते हैं तो आप पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखाइए। यानी कि आप इस उपन्यास को पढ़ने के बाद अगर आप निर्णय ले सकते हैं, किसी भी नतीजे पहुंचना चाहते हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि आप इसे तीनों भागों को इसके पढ़िए। शेखर से आपका साक्षात कराने के लिए अब मैं अलग हट जाता हूं। अब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। यह अच्छा संगी नहीं हो सकता, यह अच्छा संगी भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने आज के युग में जब आप सभी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, और घोर ईमानदार है। अगेन फिर ये द्वितीय संस्करण की भूमिका है। यह संस्करण प्रथम संस्करण की पुनरावृत्ति ही है, किंतु जहां तहां कुछ संशोधन किया गया है। अंग्रेजी उद्धरणों के या वाक्यों के अनुवाद भी दे दिए गए हैं। प्रथम संस्करण में अनुवाद नहीं दिए गए थे। विज्ञों ने राय दी थी कि छोटे छोटे पद्यांशों का अनुवाद करने से उनका चमत्कार नष्ट हो जाएगा, किंतु हिंदी के पाठक और यानी आलोचक का अपने अधिकार पर आग्रह है। प्राण रहे न रहे, देह उसे चाहिए। जो अनुवाद दिए गए हैं, यानी कि जो पद दिए गए हैं उनके भी अनुवाद करके इसमें दिए गए हैं। दोनों भाषाएं जानने वालों को भी रद्दी और अनर्थक जान पड़े तो उनसे प्रार्थना है मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि वे कम से कम देवनागरी हिंदी तो है। फिर जो आत्मा तक पहुंच सकते हैं उन्हें रूप सज्जा पर आग्रह नहीं करना चाहिए, वे मूल पढ़ सकते हैं। लेखक यानी अज्ञेय जी स्वयं। अब यहाँ पर ये अनुक्रम दिया हुआ है। पहले प्रवेश है, फिर प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड, 4 खंड हैं। इसका जो प्रवेश है, ये आप लोग जब इसको उपन्यास को पूरा पढ़ लेंगे तब आप लोग इसको पढ़ना, क्योंकि इसका प्रवेश जो है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रवेश में पीछे के उपन्यास की ही कहानी घटनाएं जो है वो दी हुई है, जो कि समझ में नहीं आएंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फांसी। जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं, यह औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी। तो फांसी के संबंध में यहाँ लिखते हैं कि जिस जीवन को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ गया लेकिन हम किसी जीवन को नहीं उत्पन्न कर सकते, उसको हम छीन कैसे सकते हैं। फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए, पर इससे क्या वह सुधर जाएगा? क्या इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? जो अमिट रेखा उसके हाथों से खिंची है वह क्या उसके साथ मिट जाएगी? फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए है, पर यह कैसी शिक्षा है कि जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए उसी की घोर हृदयहीनता, उपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए। यानी कि जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए जीवन को ही छीन लिया जाए, ये किस प्रकार की शिक्षा है।
और इससे इससे भी कभी कोई सीखा है? मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती रही है। उसमें सांप की आंखों सा एक अत्यंत तुषारमय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है, एक सम्मोहन, एक निमंत्रण, जो कि प्रतिहिंसा की इस यात्रा को कविता में बना देता है, जो कि उस पर बलिदान होते हुए भी अभागे या अतिशय भाग्यशाली को जीवन की एक सिद्धि दे देता है और उसके असमय अवसान को भी संपूर्ण कर देता है फांसी। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। यौवन की ज्वार में समुद्र शोषण, सूर्योदय पर रजनी के उलझे हुए और घनी छायाओं से भरे कुंतल, शारदीय नभ की छटा पर एक भीमकाय काला बरसाती बादल। इस विरोध में, इस अचानक खंडन में निहित अपूर्व भैरव कविता ही में इसकी सिद्धि है। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट थी। बाकी अगर आप लोग इस प्रवेश को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। शेखर एक जीवनी की पीडीएफ को मैं वहां शेयर कर दूंगी, तो वहां से जाके आप लोग इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं। बाकी इसके 2 खंडों को हम लोग कल वाली क्लास में या अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।